हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी के ऑर्डर 7 के प्रोविजंस को कवर करेंगे जो कि प्लेंट की बात करता है। और इससे पहले मैंने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 6 तक के प्रोविजंस को कवर किया है। आप प्रीवियस की वीडियो से उन ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 रूल 1 कहता है पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन प्लेंट। तो इसका मतलब हुआ कि प्लेंट के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स आएंगे। द प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ए, द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। तो जिस कोर्ट के अंदर हम सूट लेके आ रहे हैं उस कोर्ट का नाम होना चाहिए। द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन और वो कहाँ पे रह रहा है वो भी हमें प्लेंट के अंदर मेंशन करना है। सी, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी असर्टेन। डिफेंडेंट का भी हमको नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखना है। डी कहता है वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अ स्टेटमेंट टू दैट डिफेक्ट। ठीक है, जहाँ पे प्लेंटिव और डिफेंडेंट जो क्या है, माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड के हैं, तो उसके रिगार्डिंग में हमें एक स्टेटमेंट भी लिखना होगा। क्लियर हो गया डी तक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ई कहता है द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। जो भी कॉज ऑफ एक्शन है जिससे कंसिस्ट कर रहे हैं फैक्ट से, वो सारी चीजें लिखने की। और वो कॉज ऑफ एक्शन जो है कब अराइज हुआ वो भी लिखना पड़ेगा। द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। वो फैक्ट जिससे ये शो करे कि ये जो केस है ये इस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आना चाहिए, वो भी चीज हमें प्लेंट के अंदर मेंशन करनी है। जी कहता है द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम। प्लेंटिफ क्या रिलीफ क्लेम कर रहा है प्लेंट के अपनी प्लीडिंग्स के थ्रू, वो सारी चीजें भी हमें इसके प्लेंट के अंदर लिखनी है। वेयर द प्लेंटिफ हैज अलाउड अ सेट ऑफ और रेलिंक्विश अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम द अमाउंट सो अलाउड और रेलिंक्विश। ठीक है, जहाँ पे प्लेंटिफ ने अगर सेट ऑफ कर लिया है या फिर उसके क्लेम का कोई पोर्शन जो है उसको रेलिंक्विश कर लिया है, तो वो सारी चीजें भी हमें प्लेंट के अंदर मेंशन करनी है। आई कहता है अ स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ जुरिसडिक्शन एंड ऑफ कोर्ट फीस सो फार एज अ केस एडमिट्स। ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट मैटर का वैल्यूएशन है ना, जो कोर्ट फीस डिटरमाइन कर रहा है, तो ये सारी चीजें भी हमें क्या लिखनी है, प्लेंट के अंदर लिखनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। रूल 2 कहता है मनी सूट्स। अगर मनी सूट की बात है तो हमें प्लेंट के अंदर क्या क्या लिखना होगा। वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम। ठीक है, जहाँ पे प्लेंटिफ जो है क्या कर रहा है, रिकवरी ऑफ मनी के लिए सूट लेके आ रहा है, तो उस केस में प्लेंट के अंदर क्या क्या होगा। बट वेयर द प्लेंटिफ sues for mesne profit or for an amount which will be found due to him on taking unsettled account between him and the defendant, or for movables in the possession of the defendant, or for debts of which the value he cannot after the exercise of reasonable diligence estimate, the plaintiff shall state approximately the amount or value sued for। तो पहली चीज क्या कह रहा है कि जहां कहीं पे भी रिकवरी ऑफ मनी है वहां पे प्रिसाइज अमाउंट में लिखना होगा जो भी आप क्लेम कर रहे हो। ठीक है, जितना भी अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो उस अमाउंट को आप मेंशन करो। मान लो आप 10,000 कर रहे हो तो 10,000 लिखो यहाँ पे। 5,000 कर रहे हो, 2,000 कर रहे हो, जो भी आप क्लेम कर रहे हो उस अमाउंट की जो है यहाँ पे वैल्यू लिखो आप। ठीक है, लेकिन इसका प्रोवाइडेड क्या कह रहा है, जहां कहीं पे भी सूट जो है वो किसके लिए है, मैसने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, या फिर कोई अनसेटल्ड अकाउंट है, या फिर कोई मूवेबल जो कि पोजेशन डिफेंडेंट के पोजेशन में है। ठीक है, या फिर ऐसा कोई डेट है जिसकी वैल्यू को हम असर्टेन नहीं कर पा रहे, तो इस केस में जो भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होगी ना वो ही लिख दो। जरूरी नहीं है कि आप एकदम सर्टेन वैल्यू लिखो, क्योंकि आप यहाँ पे उनकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। तो इस केस में जो भी अप्रोक्स होता है ना वो आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया रूल 2। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 3 कहता है वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो रूल 2 के अंदर हमने पढ़ा मनी सूट। रूल 3 कहता है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप सूट लेके आते हो तो उस केस में हम प्लेंट के अंदर क्या लिखेंगे। Where the subject matter of the suit is immovable property, the plaint shall contain a description of the property sufficient to identify it, and in case such property can be identified by boundaries, numbers in a record of settlement or survey, the plaint shall specify such boundaries or numbers। ठीक है, तो रूल 3 कह रहा है कि जहां कहीं पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर है उस केस में आपको उस प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। ठीक है, उसकी बाउंड्रीज, उसके जो भी नंबर मेंशन है, वो सारी चीजें, पास में कौन से उसके नेबर्स हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली साइड्स में क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है आपको प्लेंट के अंदर लिखनी होगी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। रूल 4 कहता है व्हेन प्लेंटिफ स्यूज एज रिप्रेजेंटेटिव, where the plaintiff sues in a representative character, the plaintiff shall not
shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter but he has taken the steps necessary to enable him to institute a suit concerning it। ठीक है, जहां पे एक पर्सन जो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के अंदर सूट फाइल कर रहा है तो वहां पे उसको अपना एक्चुअल इंटरेस्ट तो शो करना ही है कि हाँ उसका जो है इस सब्जेक्ट मैटर के अंदर उसका इंटरेस्ट है, साथ ही में उसको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें भी उसको प्रूव करनी पड़ेगी जिससे कि क्या हो जाए, ये इनेबल हो जाए कि वो जो है इस सूट को जो है इंस्टीट्यूट कर सकता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। क्लियर। रूल 5 कहता है डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन। द प्लेन शेल शो दैट द डिफेंडेंट इज और क्लेम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर एंड दैट ही इज लायबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू आंसर द प्लेंटिफ डिमांड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफेंडेंट जो है ना वो जो है इंटरेस्टेड है उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर, पहली चीज तो ये शो करनी पड़ेगी। सेकंड ये कह रहा है कि जो प्लेंटिव जो चीजें डिफेंडेंट से मांग रहा है ना, जो चीजें डिफेंडेंट से क्लेम कर रहा है, उसके लिए डिफेंडेंट जो है वो क्या है, लाइबल है आंसर करने के लिए। ठीक है, पहला क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, और सेकंड जो है उसकी लाइबिलिटी होनी चाहिए टू आंसर द प्लेंटिव क्लेम्स। क्लियर हो गया रूल 5 यहाँ तक। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 6 कहता है ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ where the suit is instituted after the expiration of period prescribed by the law of limitation, the plaintiff shall show the ground upon which exemption from such law is claimed। ठीक है, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद आप सूट फाइल कर रहे हो ना, तो प्लेंटिफ को अपनी प्लेंट में ये शो करना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे जो है वो एग्जेम्पशन को क्लेम कर रहा है। क्लियर हो गया। इसी के साथ जो है सेक्शन 5 जो है ना लिमिटेशन एक्ट का, वो पढ़ते हैं। वहाँ पे भी ये दिया गया है कि अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो जाता है, अगर उसके बाद पर्सन जो है सफिशिएंट रीजन अगर शो कर देता है कोर्ट के अंदर, तो जो है उसका क्या हो सकता है, सूट जो है उसकी अपील और एप्लीकेशन जो है वो क्या हो सकती है, फाइल हो सकती है। लेकिन आपको सफिशिएंट रीजन शो करना पड़ेगा आफ्टर the expiry of period of limitation। Clear। Provided that the court may permit the plaintiff to claim exemption from the law of limitation on any ground not set out in the plaint if such ground is not inconsistent with the ground set out in the plaint। ठीक है, अगर कोई न्यू ग्राउंड भी है ना, अगर प्लेंट के अलावा, जो प्लेंट के अंदर ग्राउंड लिखे हुए उनके अलावा कोई न्यू ग्राउंड है जिसपे कि प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है एग्जेम्पशन को, तो कोर्ट को अगर सही लगता है तो उस ग्राउंड पे प्लेंटिफ जो है उसको क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है, और उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद भी जो है उसके सूट को क्या कर सकता है, इंस्टीट्यूट कर सकता है। क्लियर हो गया रूल 6। नेक्स्ट देखते हैं। रूल 7 कहता है रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। एवरी प्लेंट शैल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स ईदर सिंपली और इन द ऑल्टरनेटिव, एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू आस्क फॉर जनरल और अदर रिलीफ विच may always be given as the court may think just to the same extent as if it had been asked for, and the same rule shall apply to any relief claimed by the defendant in his written statement। ठीक है, तो रूल 7 सिंपल सी चीज कह रहा है कि जब भी आप कोई रिलीफ मांग रहे हो ना, तो उसको आप स्पेसिफिकली लिखो। ठीक है, आप स्पेसिफिकली अपनी प्लेंट में बताओ कि हाँ मैं ये रिलीफ मांग रहा हूँ। ठीक है, तो रूल 7 सिंपल सी बात करता है, जब भी आप कोई रिलीफ मांगो तो उसको आप स्पेसिफिकली स्टेट करो। सेम केस विद द डिफेंडेंट ऑल्सो, अगर वो कोई क्लेम कर रहा है, रिलीफ क्लेम हो रही डिफेंडेंट के थ्रू, अगर डिफेंडेंट कोई रिलीफ को क्लेम कर रहा है तो उसको भी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में उस चीज को स्पेसिफिकली स्टेट करना पड़ेगा। रूल 8 कहता है रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। Where the plaintiff seeks relief in respect of several distinct claim or cause of action founded upon separate and distinct grounds, they shall be stated as far as may be separately and distinctly। ठीक है, तो जहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो क्या कर रहा है, डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर जो है रिलीफ मांग रहा है, कभी वो कंपनसेशन पे मांग रहा है, कभी वो पोजेशन के केस में मांग रहा है। अगर उसके ग्राउंड्स जो हैं, अगर वो रिलीफ मांगने की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर है, तो उसको हर एक ग्राउंड को जो है स्पेसिफिकली वहाँ पे स्टेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया रूल 8। नेक्स्ट देखते हैं। रूल 9 कहता है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट। वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट्स इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5, इट विल डायरेक्ट द प्लेंटिफ टू प्रेजेंट as many copies of the plaint on plain paper as there are defendant within 7 days from the date of such order along with requisite fee for service of summons on the defendant। ठीक है, अब जहाँ पे प्लेंट जो है ना एडमिट हो गई है कोर्ट के अंदर, ठीक है, जब प्लेंटिफ अपनी प्लेंट लेके गया और उसकी प्लेंट को जो है कोर्ट ने एडमिट कर दिया, तो सबसे पहला काम कोर्ट क्या करता है, डिफेंडेंट को जो है वो क्या करता है, समन सर्व करके बताता है। एज पर ऑर्डर 5 रूल 9 के अकॉर्डिंग उसको समन सर्व होते हैं और वहाँ पे ये
उसको इंटिमिडेशन दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट जो है प्लेंटिफ ने ऐसे ऐसे जो है सूट फाइल किया है और प्लेंटिफ आपके अगेंस्ट ये चीज़ें क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जितने भी डिफेंडेंट होंगे उतनी कॉपीज चाहिएगी प्लेंट की, और साथ ही में ये कितने दिन के अंदर होना चाहिए, ये सब कुछ 7 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। एज देर आर डिफेंडेंट विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है। तो 7 डेज के अंदर अंदर जो है प्लेंटिफ क्या करेगा, कोर्ट के अंदर उस प्लेंट की जो भी कॉपीज वगैरह है उन सबको फाइल कर देगा। क्लियर हो गया रूल 9। रूल 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने दिन के अंदर अंदर जो है प्लेंटिफ को ये सारी चीजें करनी होगी, तो 7 डेज के अंदर अंदर करनी होगी। इस चीज को याद रखना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 10 कहता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। Subject to the provisions of Rule 10A, the plaintiff shall at any stage of the suit be returned to presented to the court in which the suit should have been instituted, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि प्लेंट जो है कभी भी रिटर्न कर दी जा सकती है। और क्यों रिटर्न की जा सकती है, इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि उसको जहाँ इंस्टीट्यूट होना था वो वहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं हुई और किसी दूसरे कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुई है, इसलिए उस प्लेंट को हम रिटर्न कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आप उस कोर्ट में जाइए जहाँ पे एक्चुअली में ये क्या होनी चाहिए थी, इंस्टीट्यूट होना चाहिए था। Explanation: for the removal of doubts, it is hereby declared that a court of appeal revision may direct, after setting aside the decree passed in a suit, the return of plaint under this sub rule, ठीक है। जहाँ पे अपील है और रिविजन वाला केसेस है जिसमें कोर्ट ने जो क्या है डिक्री पास कर दी है, तो उसको सेट असाइड कर सकता है और वापस से उस प्लेंट को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। नाउ सेकंड कहता है प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट। जब हम प्लेंट को रिटर्न कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। On returning a plaint, the judge shall endorse thereon the date of its presentation and return, the name of the party presenting it, and a brief statement of the reasons for returning it, ठीक है। जब हम किसी भी प्लेंट को रिटर्न करेंगे ना, तो उसके ऊपर उसकी डेट लिखेंगे कि किस डेट को जो है उस प्लेंट को प्रेजेंट किया गया था, कब वो रिटर्न हुई है, साथ ही में जिस पार्टी ने उस प्लेंट को प्रेजेंट किया कोर्ट में उसका नाम लिखेंगे और रीजन बताएंगे कि हम इस प्लेंट को क्यों रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। डेट लिखेंगे, रिटर्न की डेट लिखेंगे, प्रेजेंटेशन की डेट लिखेंगे, पार्टी जिसने प्रेजेंट की है वो लिखेंगे और रीजन बताएंगे कि हम इस प्लेंट को क्यों रिटर्न करें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका। रूल 10A कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स अ डेट ऑफ अपीयरेंस इन द कोर्ट वेयर प्लेंट इज टू बी फाइल्ड आफ्टर इट्स रिटर्न, ठीक है। तो रूल 10 में हमने ये पढ़ा था कि हम प्लेंट को रिटर्न कर सकते हैं। अब 10A कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो फिक्स करेगी पार्टीज के लिए उनकी अपीयरेंस की डेट जहाँ पे जो है प्लेंट जो है रिटर्न हो चुकी है। मतलब कि 10 के अंदर हमने पढ़ा रिटर्न हो गई। अब जब प्लेंट रिटर्न हो चुकी है तो उस केस में कोर्ट जो है वो क्या करेगा, एक डेट फिक्स करेगा कि पार्टीज को अब कब अपियर होना है कोर्ट के सामने और कौन से कोर्ट में जाना है, ठीक है। Where in any suit after the defendant has appeared, the court is of opinion that the plaint should be returned, it shall before doing so intimates its decision to the plaintiff, ठीक है। तो जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ, जब वहाँ पे डिफेंडेंट आया और कोर्ट को ये लगा कि ये प्लेंट जो है इसको रिटर्न हो जाना चाहिए, इसको किसी और कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, उस केस में कोर्ट क्या करेगा, उस प्लेंटिफ को एक बार इंफॉर्मेशन करेगा, उसको इंटिमिडेट करेगा, सॉरी इंटिमिडेट नहीं करेगा, इंटीमेट करेगा। इंटिमिडेट मतलब तो डराना हो गया। इंटीमेट करेगा कि हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं और हम इस प्लेंट को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, वेयर एन इंटीमेशन इज गिवन टू द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 1, द प्लेंटिफ में मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट। जब प्लेंटिफ को ऐसी इंटीमेशन मिल जाती है, जब प्लेंटिफ को ये पता चल जाता है कि डिफेंडेंट के अपीयरेंस के बाद कोर्ट का ये ओपिनियन है कि वो इस प्लेंट को रिटर्न करना चाहते हैं, तो प्लेंटिफ क्या करता है, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है और क्या बोलता है, कोर्ट को ये कहता है कि आप स्पेसिफाई कीजिए द कोर्ट इन विच ही प्रपोजेस टू प्रेजेंट द प्लेंट आफ्टर इट्स रिटर्न। पहली चीज़ वो क्या बोल रहा है कि आप मुझे बताइए कि ये प्लेंट जो आपने रिटर्न की है अब मैं इसको किस कोर्ट में फाइल करूं। सेकंड कह रहा है प्रेइंग दैट द कोर्ट में फिक्स अ डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज इन द सेड कोर्ट। सेकंड कह रहा है कि प्लेंटिफ जो है उस एप्लीकेशन में ये लिख रहा है कि आप मुझे रिटर्न करने की बात कर रहे हैं, आप कोर्ट बताइए और उसी के साथ ये बताइए कि किस तारीख पे जो है मुझे हमें इस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वेस्टिंग दैट द नोटिस ऑफ द डेट सो फिक्स मे बी गिवन टू हिम एंड टू द डिफेंडेंट। और साथ ही में कह रहा है जो भी डेट उसने बताई है ना उसकी इंफॉर्मेशन उसको भी दी जाए और डिफेंडेंट को भी दी जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है, अभी तक हमने 1 पॉइंट पढ़ा, सब क्लॉज 1 पढ़ा, सब क्लॉज 2 पढ़ा, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं।
Where an application is made by the plaintiff under subrule 2, the court shall, before returning the plaint and notwithstanding that the order for return of plaint was made by it on the ground that it has no jurisdiction to try the suit. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जहां प्लेंटिफ ने सबरूल 2 के अंदर एप्लीकेशन लगाई थी ना और कोर्ट को ये बोला था कि आप मुझे बताइए कि कहाँ जाना है रिटर्न के बाद, आप हमें डेट बताइए, नोटिस दीजिए, उसके बाद जो है क्या है, कोर्ट क्या करेगा, फिक्स ए डेट फॉर द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन द कोर्ट इन विच द प्लेंट इज प्रपोज टू बी प्रेजेंटेड। कोर्ट जो है क्या करेगा, डेट फिक्स करेगा और पार्टीज को बोलेगा कि आप इस तारीख पे जो है इस कोर्ट में जाना। गिव टू द प्लेंटिफ एंड टू डिफेंडेंट नोटिस ऑफ सच डेट फॉर अपीयरेंस। ठीक है, और जब कोर्ट डेट को फिक्स कर देगा तो साथ ही में जो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को एक नोटिस देगा कि हमने जो है ये डेट डिसाइड की है आपकी अपीयरेंस की इस वाले कोर्ट के अंदर जिसमें कि आपकी प्लेंट को प्रेजेंट होना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, where the notice of the date for appearance is given under subrule 3, it shall not be necessary for the court in which the plaint is presented after its return to serve the defendant with a summon for appearance in the suit unless that court for reasons to be recorded otherwise direct। अब ये सब क्लॉज 4 क्या कह रहा है ना, जहां कहीं पे भी कोर्ट ने जो है क्या है नोटिस सर्व कर दिया है ना, वहां पे डिफेंडेंट को समन सर्व करने की जरूरत नहीं है। वो नोटिस अपने आप में क्या है, वो नोटिस शैल बी डीम टू बी ए समन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट इन द कोर्ट इन विच द plaint is presented on the date so fixed by court by which the plaint was returned। ठीक है, तो ए यही कह रहा है कि जहां कहीं पे भी नोटिस है वहां पे आपको समन करने की जरूरत नहीं है। ए और बी सिंपल सी चीज कहते हैं। नाउ द फिफ्थ, where the application made by the plaintiff under subrule 2 is allowed by the court, the plaintiff shall not be entitled to appeal against the order returning the plaint। this is very very important है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और प्री में भी क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पे प्लेंटिफ ने जो है ना सबरूल 2 के अंदर एप्लीकेशन बनाई थी, जहाँ पे वो एप्लीकेशन दे रहा था कोर्ट को और कह रहा था कि आप मुझे बताइए कि अब मुझे कौन से कोर्ट में जाना है और हमारी डेट्स को भी फिक्स कीजिए ना, उस केस में जो है प्लेंटिफ जो है क्या नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता। अपील किसके केस में नहीं कर सकता, रिटर्निंग ऑफ प्लेंट के केस में अपील नहीं कर सकता है। वो यहाँ पे जाके ये नहीं कह सकता कि ये ऑर्डर जो कोर्ट ने पास किया था ना रिटर्न करने का प्लेंट को, इसको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ और इसके अगेंस्ट अपील करना चाहता हूँ। नहीं, अगर आपने सब रूल 2 के अंदर एप्लीकेशन दे दी कोर्ट में तब आप अपील नहीं कर सकते। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी है तो ही आप अपील कर सकते हैं, सब क्लॉज 5 ये कहता है। आई बिलीव आपको ये क्लियर हुआ होगा, अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रूल 10B कहता है पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट टू ट्रांसफर सूट टू द प्रॉपर कोर्ट। सब क्लॉज 1, वेयर ऑन एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर द रिटर्न ऑफ प्लेंट। ठीक है, जहां पे अपील की है रिटर्न ऑफ प्लेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, द कोर्ट हियरिंग द अपील कंफर्म सच ऑर्डर, द कोर्ट ऑफ अपील में इफ द प्लेंटिफ बाय एन एप्लीकेशन सो डिजायर्स while returning the plaint direct plaintiff to file the plaint subject to the provisions of limitation act in the court in which the suit should have been instituted and fix a date for the appearance of parties in the court in which the plaint is directed to file, and the when date is so fixed it shall not be necessary for the court in which the plaint is filed to serve the defendant with summon for the appearance in the suit। so सिंपल सी चीज़ है इसमें यही है कि जहाँ पे आपने अपील की रिटर्न ऑफ प्लेंट की और वहाँ पे अपील में जो है ऐसा ऑर्डर कंफर्म कर दिया जाता है, मतलब कि रिटर्न ऑफ प्लेंट का ऑर्डर कंफर्म कर दिया गया है उस अपील के अंदर, उस केस में जो है प्लेंटिफ को बोला जाएगा कि आप जो है आपकी प्लेंट इस कोर्ट में जाइए, वहाँ पे आप फाइल कीजिए और वही सारा प्रोसीजर सेम जो अपन ने 10A के अंदर पढ़ा है ना, वही सारी चीज़ें होगी इसके अंदर। कोर्ट जो है डेट फिक्स करता है, उनकी अपीयरेंसेस कब होनी है, सारी चीज़ें नोटिस सर्व करेगा, सेम प्रोसीजर वही है। बस इसमें ये है 10B ये कहता है कि जब आप अपीलेट कोर्ट के पास चले गए और अपीलेट कोर्ट ने जो है आपके रिटर्न ऑफ प्लेंट के ऑर्डर को मेंटेन करके रखा है, उस केस में क्या प्रोसीजर होने वाला है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, अनलेस दैट कोर्ट इन विच द प्लेंट इज फाइल फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड अदरवाइज डायरेक्ट। इसमें यही कह रहा है कि अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं उसे समन सर्व करना है तो वो समन भी सर्व कर सकता है, अदरवाइज नोटिस से भी काम चल सकता है। द डायरेक्शन मेड बाय द कोर्ट अंडर सब रूल 1 शैल बी विदाउट एनी प्रेजुडिस टू द राइट्स ऑफ द पार्टीज टू क्वेश्चन द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट इन विच द प्लेंट इज फाइल टू ट्राई द सूट। ठीक है, जो भी डायरेक्शन किए हैं उसमें कोई जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट का क्वेश्चन राइज नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ रूल 11 कहता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ऊपर जो है मेंस में भी क्वेश्चन लिखने को आता है और प्री में भी इसके ग्राउंड्स पे है ना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ो। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस, ए वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ
कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आपने जो प्लेंट फाइल की है ना, वो आपके कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज ही नहीं कर रही, वो ये ही नहीं बता रही कि आप किस बेसिस पे जो है सामने वाली पार्टी से चीज़ों को क्लेम कर रहे हो, तो उस केस में आपकी प्लेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन अ टाइम टू बी फिक्स बाय द कोर्ट फेल्स टू डू सो। ठीक है, जो भी रिलीफ आपने प्लेंट के अंदर क्लेम किया है वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, और जब कोर्ट ने आपको टाइम दिया था कि आप उसकी करेक्ट वैल्यूएशन कीजिए, फिर भी आपने उसकी करेक्ट वैल्यूएशन नहीं की है, तो उस केस में आपकी प्लेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर insufficiently stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court fails to do so। तो सी क्या कह रहा है कि आपने उसकी वैल्यू जो है वो तो करेक्ट कर ली है, ठीक है ना, आप अंडर वैल्यूड पे नहीं हो, आपने उसको प्रॉपरली उसका वैल्यूएशन किया है, लेकिन आपने उसको जो है क्या नहीं किया है, सफिशेंटली स्टाम्प नहीं किया है। जो भी उसके स्टाम्प पेपर वगैरह सारी चीज़ें जो होती है जिसके बेसिस पे आप फाइल करने वाले हो, जिसके बेसिस पे आप उसका वैल्यूएशन करते हो ना, ऐसा होता है ना कि इतने अमाउंट पे इतने रुपीज़ का स्टाम्प लगने वाला है, वो वाली चीज़ें अगर आपने स्टाम्प सही नहीं लगाए हैं तो उस केस में भी आपके प्लेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law, अगर वो जो सूट जो है वो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग बार है तो उस केस में आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Where it is not filed in duplicate, हमेशा प्लेंट जो है 2 कॉपीज के अंदर होती है, अगर 2 कॉपीज के अंदर आपने फाइल नहीं की है तो भी आपके प्लेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Where the plaintiff fails to comply with the provisions of Rule 9, Rule 9 अपन ने क्या पढ़ा था अभी, कि जहाँ पे एज पर कि जहाँ पे प्लेंट जब एडमिट हो जाती है ना, उसके बाद प्लेंटिफ को ये बोला जाता है कि 7 डेज के अंदर अंदर जो है आप जो है आपकी प्लेंट की कॉपीज वगैरह और सारी चीज़ें जो है लाके फाइल कर दीजिए। ठीक है, अगर 7 डेज के अंदर अंदर प्लेंटिफ ये सारी चीज़ें नहीं करता तो इस केस में उसकी प्लेंट को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारे ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है। इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 11 जो है वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करता है, आप इसको अच्छे से याद रखना। एक रूल 9, रूल 11। नेक्स्ट देखते हैं अब। Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp paper shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper, as the case may be, within the time fixed by the court, and that the refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff। ठीक है, तो सेम केस है, अगर कोर्ट को लग रहा है कि अगर वो ऐसा सफिशिएंट रीजन लाके दे रहा है तो उस केस में फिर भी जो है उसकी चीज़ों को कंसिडर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल 12 कहता है प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। जब आप प्लेंट को रिजेक्ट कर देते हो तो क्या प्रोसीजर होता है? वेयर ए प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद द रीजंस फॉर सच ऑर्डर। ठीक है, जब जज ने प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया है तो वो रीजन लिखेगा कि मैंने किस बेसिस पे जो है इस प्लेंट को रिजेक्ट किया। क्लियर हो गया यहाँ तक? रूल 13 कहता है वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट, the rejection of the plaint on any of the ground herein before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। तो रूल 13 सिंपल सी चीज कह रहा है कि जब भी आपकी प्लेंट जो है ना वो रिजेक्ट हो चुकी है ना, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेंटिफ जो है वो क्या कर सकता है, न्यू प्लेंट फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई रेस जुडिकाटा नहीं है, आप फिर से जो है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो है क्या कर सकते हो, फ्रेश प्लेंट को फाइल कर सकते हो। यहाँ पे रेस जुडिकाटे का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। रूल 13 ये कहता है जब आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो गई है तो आप फ्रेश प्लेंट को फाइल कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिलाई ऑन इन प्लेंट। ठीक है, तो ये ऑर्डर 7 का सेकंड पार्ट है। रूल 14 कहता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ स्यूज और रिलाइज। ठीक है, जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर प्लेंटिफ स्यू कर रहा है या फिर रिलाई कर रहा है उनके प्रोडक्शन कैसे होगा। वेयर ए प्लेंटिफ स्यूज अपॉन ए डॉक्यूमेंट और रिलाइज अपॉन डॉक्यूमेंट इन हिज possession और पावर इन सपोर्ट ऑफ his claim, he shall enter such documents in a list and shall produce it in court where the plaint is presented by him, and shall at the same time deliver the document and a copy
टू बी फाइल्ड विद द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेंटिफ जिस डॉक्यूमेंट पे स्यू कर रहा है, जिसको रिलाय कर रहा है ना, जो कि उसकी पोजेशन और पावर में है, ठीक है ना, ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट्स इन अ लिस्ट एंड शैल प्रोड्यूस इन कोर्ट। तो वो सारी चीज़ें उसको क्या करनी पड़ेगी, कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि हाँ मैं इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सामने वाले बंदे के ऊपर केस ला रहा हूँ, या फिर मैं इन इन डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने केस को रिलाय करता हूँ। तो ये जो लिस्ट है ये क्या करनी पड़ेगी, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। 2 कहता है वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन पोजेशन और पावर ऑफ प्लेंटिफ ही शेल वेरेवर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजेशन और पावर इट इज। सब क्लॉज 1 के अंदर ये कह रहा था कि जब उसकी पोजेशन और पावर में है तब तो वो कोर्ट में ले आएगा। सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि जब उसकी पोजेशन और पावर में वो डॉक्यूमेंट नहीं है ना, उस केस में वो बताएगा कि वो डॉक्यूमेंट किसकी पोजेशन और पावर में है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, a document which ought to be produced in court by the plaintiff when the plaint is presented ought to be entered in the list to be added or annexed to the plaint, but it is not produced or entered accordingly, shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit। तो सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि वो डॉक्यूमेंट जो कि प्लेंटिफ को प्लेंट प्रेजेंट करते टाइम जो है प्रोड्यूस करना था और उसको लिस्ट के अंदर मतलब लिस्ट दे के उसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना था, जो हम पहले पढ़ के आए थे ना कि जिसके ऊपर वो रिलाय कर रहा है या स्यू कर रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट को जो है एज ए लिस्ट बना के वो कोर्ट में देगा। ठीक है, लेकिन वो नहीं लेके आया, ठीक है, उसने प्रोड्यूस नहीं किया, तो लेटर ऑन वो बिना कोर्ट की परमिशन से उस डॉक्यूमेंट को जो है नहीं लेके आ सकता एज ए एविडेंस, और कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि आप जो है इसको एडमिट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर कोर्ट परमिशन देगा तो ही वो डॉक्यूमेंट अलाउ होगा और तो ही कोर्ट उस पर रिलाय करेगा, उसके एविडेंसेस लेगा। बिना कोर्ट की परमिशन के लेटर ऑन वो लेके नहीं आ सकता। 4 कहता है नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिव्स विटनेस और हैंडेड ओवर टू ए विटनेस मियरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। ठीक है, लेकिन ये रूल कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, उन डॉक्यूमेंट पे अप्लाई नहीं होगा जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंटिव विटनेसेस के लिए है, या फिर वो डॉक्यूमेंट जो कि किसी की मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए दिए गए हैं। इस केस में जो है ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसी के साथ रिफ्रेशिंग मेमोरी का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 159। ठीक है, ये ऐसे है ना, आप इनको लिंक करके पढ़ा करो ताकि चीज़ें याद हो जाए। ये सेक्शन 159 किसका है, एविडेंस एक्ट का। ठीक है, एविडेंस, पूरे एविडेंस एक्ट के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं, एक लेक्चर सीरीज है, अगर आपको पढ़ना है तो आप उस लेक्चर सीरीज से एविडेंस एक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। पर यस, जब भी कभी ऐसी चीज़ें आए तो लिंक करा करो जिससे कि हमें याद रहे, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं हम चीज़ें, हम ऐसे भूलेंगे नहीं कोई भी चीज़। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल कहता है रूल 16 सूट्स ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि खो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं, उनके ऊपर सूट का क्या केस है। Where the suit is founded upon a negotiable instrument and it is proved that the instrument is lost and an indemnity is given by the plaintiff to the satisfaction of the court against the claim of any other person upon such instrument, court may pass such decree as it would have passed if the plaintiff has produced the instrument in court when the plaint was presented and had at the same time delivered a copy of instrument to be filed with the plaint। तो रूल 16 सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि जब आपका सूट जो है उसका बेसिस कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उसके रिगार्डिंग में अगर प्लेंटिफ ये इंडेमनिटी दे देता है कोर्ट में और कोर्ट उसकी इंडेमनिटी से क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो कोर्ट वो डिक्री को कैसे पास करेगा, मानो कि प्लेंटिफ ने जो है उस इंस्ट्रूमेंट को प्रोड्यूस किया है। सिर्फ इतना सा ही कहता है रूल 16। ठीक है, रूल 15 मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि रूल 15 जो है वो ओमिटेड है। रूल 17 जो है वो बात करता है प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक की। इसमें सिर्फ टाइटल बेसिस से कुछ ही याद नहीं रखना, अगर शॉप बुक से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो वो रूल 17 के अंदर आएगी। दैट्स इट, है ना। रूल 18 जो है वो भी ओमिटेड है। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। कोई भी प्रोविजन नहीं समझ में आया, किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर 8 को पढ़ेंगे जो कि रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की बात करता है। दैट्स ऑल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।